हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी की जो क्लास 12th की बुक है उसके सेकंड चैप्टर का, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ये इसके ऊपर हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी जेम्स प्रिंसेप के बारे में, जिन्होंने सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख है उन पे लिखी गई लिपि का अर्थ निकाला। और आज हम अध्ययन करेंगे प्रारंभिक राज्यों के बारे में। यहाँ पर प्रारंभिक राज्यों से तात्पर्य होता है 16 महाजनपदों से। देखिए, ये जो 16 महाजनपद है इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। साथ ही जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। दोनों में जो सूची दी हुई है इनमें अधिकतर जो नाम है वो भिन्न है, लेकिन कुछ नाम सेम भी है। और इनका जो टाइम पीरियड था यह था 600 ईसा पूर्व से लेकर 321 ईसा पूर्व के मध्य में। और इस काल को कहा जाता है महाजनपद काल। इस काल में जो भारत है ये 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये गांधार है। गांधार है, इसकी राजधानी होती थी तक्षशिला। ये वर्तमान में जो पाकिस्तान है इसके रावलपिंडी और पेशावर के आसपास फैला हुआ था। इसी के उत्तर में है कंबोज, इसकी राजधानी थी हाटक। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कुरु की, और कुरु जनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और ये इंद्रप्रस्थ है, ये वर्तमान दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास फैला हुआ था। इसी के नजदीक है पांचाल। पांचाल की जो राजधानी थी वह थी अहिछत्र। और ये जो पांचाल राज्य है ये उत्तरी यूपी में फैला हुआ था। पांचाल महाजनपद की एक और राजधानी थी कामपिल्ले। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कोसल की। कोसल की जो राजधानी थी ये श्रावस्ती थी। और ये कोसल महाजनपद है, ये फैला हुआ था अयोध्या और फैजाबाद का जो आसपास का क्षेत्र है वहां पे फैला हुआ था। अब हम चर्चा करते हैं मल्ल की। मल्ल की जो राजधानी थी कुशीनगर थी। और मल है, ये यूपी के अंदर जो देवरिया है उसके आसपास में फैला हुआ था। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं वज्जी की। वज्जी की जो राजधानी थी यह थी वैशाली। और ये बिहार का जो दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र है वहां पे ये महाजनपद है, ये फैला हुआ था। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं अंग की। और अंग देश की राजधानी थी, या अंग महाजनपद है उसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा। और ये अंग महाजनपद है, ये फैला हुआ था भागलपुर और जो मुंगेर स्थान आते हैं बिहार में उनके आसपास फैला हुआ था। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं मगध की। मगध ये 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी ये राजगीर थी। बाद में इसने अपनी राजधानी बनानी थी पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र ये वर्तमान में पटना का ही नाम है। वर्तमान में जो पटना है इसी का प्राचीन नाम होता था पाटलिपुत्र। और ये पटना और गया जो बिहार का क्षेत्र है उसी के आसपास ये महाजनपद है, ये फैला हुआ था। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं काशी की। काशी की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। वाराणसी ये जो बनारस है इसी का प्राचीन नाम हुआ करता था वाराणसी। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं वत्स की चर्चा करते हैं। और वत्स की राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी, इलाहाबाद या प्रयागराज कह दो। इसके आसपास का जो क्षेत्र था इसमें वत्स महाजनपद फैला हुआ था। उसके बाद में हम बात करते हैं चेदी। चेदी जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी शक्तिमती। और चेदी महाजनपद फैला हुआ था बुंदेलखंड का जो आसपास का क्षेत्र है वहां पे फैला हुआ था। अब हम चर्चा करते हैं अवंती की चर्चा करते हैं। और अवंती है ये दो भागों में बटा हुआ था, काफी बड़ा साम्राज्य होने के कारण। उत्तरी जो अवंती है इसकी राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी। और जो दक्षिणी अवंती है इसकी राजधानी हुआ करती थी महिष्मती। इसके अतिरिक्त सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। ये मथुरा के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था। राजस्थान के अंदर भी एक महाजनपद था मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। और ये जयपुर के आसपास में फैला हुआ था। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था अशमक, और इसकी राजधानी थी पोतन। ये गोदावरी नदी का जो तट है उसके आसपास में फैला हुआ था। तो इस प्रकार से बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। और इस टाइम पीरियड को कहा जाता है महाजनपद काल। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर महाजनपद शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। इसके लिए थोड़ा हमें अतीत में जाना होगा। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ी थी हड़प्पा सभ्यता। और जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो टाइम पीरियड था ये था 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य में। और हड़प्पा सभ्यता के बाद में आती है वैदिक काल। वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यहाँ पर हम चर्चा करें ऋग्वेदिक काल की, तो ऋग्वेदिक काल के अंदर जो आर्य होते थे, वैदिक सभ्यता या संस्कृति के जो निर्माता थे वह आर्य थे। और आर्य होते थे कबीलों में रहते थे, और इन कबीलों को कहा जाता था जन। और इस जन का जो प्रमुख होता था ये कहलाता था राजन। उत्तर वैदिक काल में आते आते जो शक्तिशाली जन थे उन्होंने कमजोर जन पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक जन मिलकर बनता है जनपद। उत्तर वैदिक काल में आपको जनपद मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जनपद का एक और अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है बुक में, जन और पद। जन से तात्पर्य हो गया लोग, कुल या जनजाति। पद से तात्पर्य हो गया
पाँव, यानी ऐसा भूखंड जहां पर कोई जन अपना पाँव रखता है या बस जाता है उसे कहा जाता है जनपद। और इस शब्द का प्रयोग आपको प्राकृत भाषा में भी मिलेगा और संस्कृत भाषा में भी मिलेगा। इसके बाद में क्या होता है कि जो शक्तिशाली जनपद है उन्होंने कमजोर जनपद पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार से बनते हैं महाजनपद। जब दो या दो से अधिक जनपद मिल जाते हैं तो बनते हैं महाजनपद। और जिस टाइम पीरियड में भारत में महाजनपद थे, या हम कह सकते हैं कि भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है महाजनपद काल कहा जाता है। और इन्हीं महाजनपदों में था मगध। मगध ने क्या किया कि अपने आसपास के जो महाजनपद थे, काशी वगैरह, उन पर अधिकार कर लिया। तो इसी प्रकार से जब दो या दो से अधिक महाजनपद मिलते हैं तो बनता है साम्राज्य। देखिए, महाजनपद काल की शुरुआत होती है 600 ईसा पूर्व में होती है, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में होती है। और ये आरंभिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है इस टाइम पीरियड को। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें आरंभिक राज्यों का निर्माण होता है, यानी 16 महाजनपदों की हम चर्चा कर रहे हैं। और इनकी जो राजधानी थी वो नगरों के रूप में डेवलप होती है। देखिए, भारतीय इतिहास में जब हम नगरीय क्रांति की बात करते हैं तो वो दो बार आई है। इससे पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। पहली आई थी हड़प्पा सभ्यता के टाइम में, उस समय नगरों का विकास हुआ था। और दूसरी बार जो नगरों का विकास हुआ था वह हुआ था 600 ईसा पूर्व में, अर्थात महाजनपद काल में हुआ था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लोहे के बढ़ते प्रयोग को देखेंगे आप, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो चुकी थी। और इससे क्या होता है कि कृषि तकनीकी है उसमें उन्नति आती है। अब जो लकड़ी का हल होता है उसमें किसान लोहे की फाल का यूज कर पाता था, जिससे उत्पादन अधिक होता था। साथ ही हथियार आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, व्यापार बढ़ा। और इसी में हम सिक्कों के विकास को भी देखेंगे। सर्वप्रथम जो सिक्के आए थे वो इसी टाइम पीरियड में आए थे, यानी मुद्रा का प्रचलन शुरू हो जाता है। इस काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न जो दार्शनिक विचारधारा हैं उनका विकास हुआ था। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं भगवान बुद्ध, उनका जन्म भी इसी टाइम पीरियड में हुआ था, महाजनपद काल में हुआ था। और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, उनका जन्म भी महाजनपद काल में ही हुआ था। बौद्ध और जैन धर्म दोनों के जो आरंभिक ग्रंथ हैं, हमने पढ़ा कि बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। यहाँ पर हमें महाजनपद के नाम के 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। लेकिन दोनों की सूची है वो एक समान नहीं है, लेकिन कुछ नाम है वो समान है, जैसे वज्जी है, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। ये नाम है, ये आपको दोनों ही सूची में मिलेंगे, चाहे से बौद्ध ग्रंथ हो चाहे से जैन ग्रंथ हो। जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो महाजनपद थे ये अधिक महत्वपूर्ण थे, अधिक शक्तिशाली हुआ करते थे उस समय में। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि अधिकांश जो महाजनपद हैं उन पर राजा का शासन होता था, यानी राजतंत्र था। लेकिन कुछ महाजनपद ऐसे थे जिनमें गण या संघ का शासन हुआ करता था। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है कि लोगों का समूह है वो शासन करता है, और इस समूह का जो प्रत्येक व्यक्ति है वह राजा कहलाता है। ठीक है, तो समूह शासन है उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। ओलीगार्की या समूह शासन से तात्पर्य होता है सत्ता में पुरुषों का एक जो समूह है होता है, वह सत्ता अपने हाथ में रखता है और वह मिलकर सभी निर्णय उस राज्य के संबंध में लेता है। 11th क्लास में भी हमने रोमन गणराज्य पढ़ा था। रोमन गणराज्य के अंदर भी एक सभा होती है सीनेट, और वही है रोमन साम्राज्य को संचालित करती है। तो इसी प्रकार से ये जो गण है, इन गणों के अंदर भी जो लोगों का जो समूह होता था वो शासन करता था, और उस गण का प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था, राजा कहलाता था। यहाँ पर जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, और बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे बुद्ध, वह भी इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्जी संघ की भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक जो आर्थिक स्रोत होते थे, इन पर राजागण होता था, इनका सामूहिक नियंत्रण होता था। राजागण से तात्पर्य होता था ये जो राजाओं का जो समूह होता था, इनका सामूहिक नियंत्रण होता था इन पर। देखिए, ये जो जितने भी गण हैं इनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिली। उसका रीजन है कि स्रोतों का अभाव है। इसी वजह से इन राज्यों के बारे में जो इतिहास है वो पूरी तरीके से नहीं लिखा गया। लेकिन इस प्रकार के कई राज्य उस समय हुआ करते थे, और ये लगभग 1000 साल तक बने रहे। लेकिन स्रोतों के अभाव होने की वजह से इतिहास में इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा जाता। जितने भी महाजनपद थे इनकी एक राजधानी होती थी, और यही राजधानी आगे चलकर नगर में डेवलप हुई, और यहीं से नगरीय सभ्यता का डेवलपमेंट होता है। और ये जितनी भी राजधानी थी ये प्राय एक किले से घिरी होती थी। और ये जो किलेबंदी राजधानियां हुआ करती थी इनके रखरखाव के लिए, प्रारंभिक सेनाओं के लिए, नौकरशाही के लिए एक भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। और वो स्रोत राजा कैसे वसूल करते थे? टैक्स के द्वारा। लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्म शास्त्र नामक ग्रंथों की भी रचना की, और इन ग्रंथों में शासन सहित अन्य नियम लिखे हुए थे, जिसमें निर्धारित किया गया था कि जो शासक होगा वह क्षत्रिय वर्ण का ही होगा। देखिए, ऋग्वेद के अंदर जो 10वां मंडल है
उसके पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का जो उद्भव है वह दिया गया है, जिसमें जो ब्राह्मण वर्ण है उसका कार्य होता था शिक्षा देना और शिक्षा लेना। दूसरा जो वर्ण था वह था क्षत्रिय, जिसका काम होता था बाकी जो वर्ण है 3 उनकी रक्षा करना, यानी ये शासक वर्ग हुआ करता था। तीसरा जो वर्ण हुआ करता था वह था वैश्य, इसका कार्य होता था उत्पादन करना। चौथा जो वर्ण हुआ करता था वह था शूद्र, इसका कार्य था बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना। तो यहाँ पर जो धर्मशास्त्र है उनमें लिखा हुआ था कि जो शासन करने का अधिकार है ये क्षत्रिय वर्ण को ही है। यहाँ पर जो शासकों का काम होता था वह किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूल करना होता था। इसके अलावा ये भेंट भी वसूल करते थे। देखिए, कर और भेंट में अंतर होता है। उत्तर भारत के जो राजा होते थे वो अधिकतर कर लिया करते थे। कर के अंदर राजा एक राशि निर्धारित कर देता है कि आपको अपनी उपज का 1/6 या 1/20 भाग है जो कर के रूप में देना होगा। जबकि दक्षिण के जो राजा थे जिन्हें सरदार कहा जाता था, इसका भी अध्ययन इसी चैप्टर में हम आगे करेंगे। ये भेंट वसूल करते थे और भेंट अपनी इच्छा से दी जाती थी। इसकी कोई राशि या वस्तु निर्धारित नहीं हुआ करती थी। देखिए, ये अभी भी शोध का विषय है इतिहासकारों में। जो वनवासी या जो चरवाहा होते थे, जो नगरों के अंदर न रहकर वनों में रहते थे, क्या इनसे भी राजा कर के रूप में कुछ लेता था? तो ये अभी भी शोध का विषय है, इतिहासकारों में बहस का विषय है। लेकिन इतना जरूर ज्ञात होता है कि जो राजा होता था वह संपत्ति जुटाने के लिए अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके धन इकट्ठा कर सकता था और इसे एक वैध उपाय माना जाता था धर्मशास्त्रों में। इसीलिए राजा क्या करते थे, एक स्थायी सेना और नौकरशाही जो तंत्र है उसका धीरे धीरे इन्होंने डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ राज्य अभी भी ऐसे थे जो सहायक सेना पर निर्भर थे। सहायक सेना होती थी, जो कृषक वर्ग वगैरह होते थे उन्हीं को नियुक्त किया जाता था। जब भी कभी युद्ध होता था तो इन्हीं लोगों को सेना के रूप में नियुक्त कर दिया जाता था। लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे, मगध जैसे, जिन्होंने अपनी स्थायी सेना बनाई, साथ ही एक नौकरशाही तंत्र का भी डेवलपमेंट किया। और इसी कारण से जो मगध है वह अन्य जो महाजनपद है उनसे अधिक शक्तिशाली हुआ करता था। अब हम चर्चा करते हैं कि इन 16 महाजनपदों में जो सर्वाधिक शक्तिशाली था वह था मगध। और यहाँ पर जो मगध है ये 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि ये मगध है। इसकी जो राजधानी थी वह राजगीर थी। बाद में इसकी जो राजधानी है वह बन गई थी पाटलिपुत्र। अब यहाँ पर जो इतिहासकार हैं वो अलग अलग तर्क देते हैं मगध के अन्य महाजनपदों से अधिक शक्तिशाली होने के पीछे। तो देखिए, मगध के शक्तिशाली होने के पीछे जो पहला रीजन बताया जाता है वह बताया जाता है कि यहाँ पर जो खेती का उत्पादन होता था वह अन्य महाजनपदों की तुलना में ज्यादा होता था, क्योंकि गंगा के किनारे बसा हुआ था और गंगा से उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाई जाती थी, जिससे खेती का उत्पादन अच्छा होता था। एक रीजन तो ये हो गया, क्योंकि इससे राजा को ज्यादा टैक्स मिलेगा। ज्यादा टैक्स मिलेगा तो वह ज्यादा सेना रख पाएगा और अधिक शक्तिशाली होगा। दूसरा कारण यहाँ पे बताते हैं कि इसके आसपास लोहे की खदानें थी। जो आधुनिक झारखंड है वहां पर लोहा आसानी से उपलब्ध हो जाता था, जिससे उपकरण बन पाते थे, कृषि वगैरह के नए नए यंत्र तैयार हो पाते थे, जिससे उत्पादन अच्छा होता था। साथ ही जो हथियार है वह आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, क्योंकि हथियार किससे बनाए जाते थे, लोहे से बनाए जाते थे। तो एक रीजन ये हो गया मगध का अधिक शक्तिशाली होने का। देखिए, उस समय में जो हाथी सेना होती थी वह सेना का एक प्रमुख अंग होता था। जिस राजा के पास जितनी ज्यादा हस्ती सेना होगी, यानी हाथी सेना होगी, वह उतना शक्तिशाली माना जाएगा। और मगध के आसपास के जंगलों में खूब सारे हाथी मिल जाते थे, जिसकी वजह से भी जो मगध साम्राज्य है वह अधिक शक्तिशाली हो पाया अन्य महाजनपदों की तुलना में। अब हम चर्चा करते हैं व्यापार की। तो देखिए, व्यापार के लिए गंगा और इसकी जो सहायक नदियां होती थी ये सस्ता और सुलभ आवागमन उपलब्ध करवा देती थी। लेकिन जो आरंभिक जैन और बौद्ध लेखक हैं वह मगध की जो महत्ता का कारण है वो इन कारणों को न मानकर वो मानते हैं कि जो विभिन्न शासक थे उनकी नीतियां को बताते हैं। तो ये भी रीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई राज्य कितना भी समृद्ध हो, जब तक उसमें कोई योग्य शासक नहीं होता तो वह राज्य कभी भी अपनी महत्ता या हम कह सकते हैं समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो आधुनिक इतिहासकार हैं वह भी इसके पीछे कई कारण बताते हैं, जिनमें से प्रमुख है शासक की नीतियां। और इन शासकों के अलावा ये जो शासक थे जैसे बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, महापद्मनम थे, ये काफी महत्वाकांक्षी शासक होते थे। और इन शासकों के जो मंत्री होते थे वह भी काफी योग्य हुआ करते थे जो इन नीतियों को लागू करते थे। और यही वजह है कि जो महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली हुआ वह हुआ मगध। प्रारंभ में जो मगध की राजधानी हुआ करती थी वह राजगृह हुआ करती थी, जो आधुनिक बिहार में राजगीर है, इसी का प्राकृत नाम है राजगृह। वह मगध की राजधानी हुआ करती थी और इसका अर्थ होता है राजाओं का घर।
ये पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक किलेबंद शहर था। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये पहाड़ियों पर बसा हुआ एक किलेबंद शहर हुआ करता था। लेकिन बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजगीर को हटाकर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। पाटलिपुत्र का जो वर्तमान नाम है वह पटना है, अर्थात जो पटना का ही प्राचीन नाम हुआ करता था वह पाटलिपुत्र हुआ करता था। ये गंगा के किनारे थी, तो इसलिए आवागमन का एक अच्छा साधन भी इनको मिल जाता था जल परिवहन के माध्यम से, और इसी कारण इन्होंने पाटलिपुत्र को आगे चलकर अपनी राजधानी बनाया। तो देखिए, इस वीडियो में हमने चर्चा की 16 महाजनपदों की चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे एक आरंभिक साम्राज्य, और यहाँ पर आरंभिक साम्राज्य से तात्पर्य है मौर्य साम्राज्य से, उसकी हम चर्चा करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।